यह कहानी छोटे से गांव की है। गांव के बीचों बीच एक हवेली थी। उसी हवेली में शांति देवी का परिवार रहता था। शांति देवी के बड़े बेटे की शादी हो चुकी थी। बड़ी बहू बहुत ही ज्यादा सुंदर और सुशील थी। घर के सारे काम संभालती थी। शांति देवी अपनी बड़ी बहू से कह रही थी, बहू, अब मुझे अपने छोटे बेटे के लिए भी तुम्हारे जैसी सुशील बहू चाहिए, जो इस घर को संभाल सके। शांति देवी का छोटा बेटा शहर से पढ़ाई पूरी करके घर की ओर लौट रहा था। तभी उसकी गाड़ी की टक्कर एक लड़की से हो जाती है। शराजीव बाहर आकर उस लड़की से माफी मांगता है। तभी वह लड़की कहती है, कोई बात नहीं, मुझे चोट नहीं लगी। यह कहकर वह वहां से चली जाती है। राजीव उसे देखकर खो सा गया था। राजीव अपने घर पहुंच जाता है। राजीव काफी सालों के बाद आया था, इसलिए शांति देवी उससे खूब सारी बातें कर रही थी। बड़ी बहू कम कर करके बहुत थक गई थी, इसलिए वह अपने पति से बात करती है और कहती है, आने दो मेरी देवरानी को, फिर देखना कैसे खूब काम करवाती हूं उससे। बड़ी बहू का पति उसकी बातें सुनकर हंस रहा था और उससे बोला, अरे हाँ हाँ भाई, जरूर। एक दिन राजीव ने सब घर वालों को कहा, मुझे एक लड़की पसंद है और वह उससे शादी करने वाला है। सब उसकी बात सुनकर प्रसन्न हो जाते हैं और शादी के लिए मान जाते हैं। कुछ समय बाद राजीव मनपसंद लड़की से शादी करके उसके घर ले आता है। छोटी बहू यानी कि सुहानी आंखों में कुछ अलग सी चमक थी। जो भी उसे देख लेता हैरान रह जाता था। शांति देवी की कुछ सहेलियां छोटी बहू को मिलने आई थी। वह शांति देवी से छोटी बहू की खूब तारीफ करती है। तभी एक बूढ़ी औरत सुहानी से मिलने आती है। वह सुहानी से मिलकर चौंक सी जाती है, मानो जैसे कोई भूत देख लिया हूं। वह सुहानी को देखकर भाग जाती है, लेकिन यह बात का शांति देवी को नहीं पता होता। शांति देवी और उसका पति बहुत खुश थे कि उनके परिवार अब पूरा हो गया है। एक दिन दोनों बहू मिलकर काम कर रही थी। बड़ी बहू सुहानी से कहती है, सुहानी, तुम नाश्ते की तैयारी करो, मैं अभी आती हूं। जैसे ही बड़ी बहू रसोई घर में आती है, सुहानी ने सारा खाना तैयार कर दिया था। बड़ी बहू को गए अभी 1 मिनट भी नहीं हुआ था कि तभी छोटी बहू ने सारा का खाना तैयार कर दिया था। बड़ी बहू की हैरानी देखने वाली थी। वह सोच रही थी कि आज तक मैंने कभी इतनी जल्दी खाना नहीं बनाया जैसे आज सुहानी ने बना दिया। 2 दिन तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन तीसरे दिन सुहानी अकेली जब सारे सो रहे थे, वह हवेली के दूसरे कमरे में जाकर जोर जोर से किसी पर चिल्ला रही थी और बस एक ही बात बोली जा रही थी, तुम बच्चे कभी भी नहीं सुधर सकते, अपना काम समय पर नहीं करते। हालांकि अभी तक कमरे में कोई नहीं था। बाद में गीता फिर जाकर अपने कमरे में सो जाती। कुछ दिनों तक ऐसे ही चल रहा था। एक दिन बड़ी बहू रसोई घर से बाहर निकल रही थी। तभी उसने देखा छोटी बहू हवेली के दूसरे कमरे की ओर जा रही है। उसने छोटी बहू का पीछा किया। बड़ी बहू छोटी बहू के इस रूप को देख लेती है और चौंक जाती है। वह भागकर घर वालों को सारा सच बताती है। कोई भी उसकी बात पर यकीन नहीं कर रहा था, लेकिन बड़ी बहू ने कहा, आप खुद जाकर हवेली के दूसरे कमरे में देख लो। सभी लोग छोटी बहू के रूप को देखकर हैरान रह गए थे। तभी रंजीत के पिता ने कहा,
जल्दी से जाकर किसी बाबा को बुलाकर लेकर आओ। रंजीत और उसके बड़े भाई भाग कर जाते हैं। बाहर बहुत बारिश पड़ रही थी और वही बूढ़ी औरत वहां पर खड़ी थी जो छोटी बहू को देखकर भागी थी। बाबा ने छोटी बहू पर एक जल छिड़काया जिससे सुहानी बेहोश हो गई। बाबा ने सभी घर वालों को कहा, इस हवेली की सच्चाई तो बस एक ही औरत बता सकती है। एक बूढ़ी औरत शांति देवी कहती है, जी हाँ, मैं जानती हूँ उस औरत को। वह बूढ़ी औरत को बुला कर लेकर आती है। बाबा उनसे सच्चाई बोलने के लिए कहते हैं। क्या है इस हवेली का राज? पहले तो वह बूढ़ी औरत इनकार करती है बताने से, लेकिन बड़ी बहू के हाथ जोड़ने पर वह सब कुछ बताने के लिए मान जाती है। यह बात उन दिनों की है। इसी हवेली में एक महाराज रहता था जिसका नाम प्रताप था। प्रताप के घर में काफी नौकर लगे हुए थे। उनकी इकलौती बेटी थी चंद्रिका। चंद्रिका अपने माता पिता से बहुत प्यार करती थी। वह अपने माता पिता की आज्ञाकारी लड़की थी। चंद्रिका के पिता प्रताप असूलों के काफी पक्के थे। जो वह कह देते थे वह करके ही दिखाते थे। चंद्रिका की पढ़ाई अभी अभी पूरी हुई थी। चंद्रिका बच्चों से बहुत प्यार करती थी। उनके साथ खूब मस्ती करती और उनको पढ़ाती भी थी। चंद्रिका को पढ़ाना बहुत पसंद था और बच्चे भी मन लगाकर उसके पास पढ़ते थे। बुढ़ी औरत उन्हें बताती है कि चंद्रिका मुझे अपनी माँ की तरह ही मानती थी। चंद्रिका एक लड़के से प्यार करती थी। वह लड़का भी चंद्रिका से बेहद प्यार करता था। लेकिन यह बात उनके घर में लगे कर्मचारियों को पता चल जाती है। घर जाकर वह सारी बात चंद्रिका के पिता को बता देते हैं। चंद्रिका के पिता चाहते थे कि चंद्रिका की शादी उच्च घराने में हो और उनकी मर्जी से हो। एक दिन चंद्रिका अपने कमरे में सो रही थी। तभी उनके पिता की चिल्लाने की आवाज आती है। चंद्रिका अपने कमरे से बाहर जाकर देखती हैं। उनके पिता अर्जुन को मारने की बात कर रहे थे। यह सभी बातें चंद्रिका सुन लेती है। वह एकदम से चौंक जाती है। सभी घर में लगे हुए उनके नौकर अर्जुन को मारने के लिए निकल पड़ते हैं। चंद्रिका जल्दी से अर्जुन को फोन करती है। अर्जुन, तुम कहाँ हो? तुम अपना ख्याल रखना। हमारे बारे में पिताजी को सब पता चल गया है। अर्जुन चंद्रिका से कहता है, चंद्रिका, तू मेरी फिक्र मत करो। मैं अपने घर में सही सलामत हूं। अर्जुन ने गरीब और ईमानदार लड़का था। जैसे ही अर्जुन फोन रखता है तभी पीछे से कुछ लोग आते हैं। अर्जुन को पता चल गया था कि वह चंद्रिका के घर से ही आए हैं। आज ने हाथ जोड़कर कहा, मुझे माफ कर दो। मैं जानता हूं आप लोगों को बहुत दुख पहुंचा है। आप लोगों को मुझे मारकर क्या मिलेगा, बल्कि ऊपर से चंद्रिका मेरे बिना नहीं रह पाएगी। तभी एक व्यक्ति आगे आकर अर्जुन के सिर में हथौड़ा मार देता है। अर्जुन गिर जाता है। उसके शरीर में खून बहने लगता है। अगली सुबह अर्जुन की लाश नदी के किनारे मिलती है। लोग भाग कर आते हैं। बूढ़ी औरत अर्जुन की लाश देखकर होने लगती है। वे सोच रही थी, अगर उसका यह हाल है तो चंद्रिका का क्या होगा। वह भागकर चंद्रिका के घर जाती है। चंद्रिका बच्चों को पढ़ा रही थी। उसे नहीं पता था कि एक पल में उसकी दुनिया हिल जाएगी। बूढ़ी औरत उनके घर आकर चंद्रिका को कहती है कि मैंने अर्जुन की लाश नदी के किनारे देखी।
जो खून से लगभग थी। चंद्रिका एकदम से बैठकर कर होने लगती है। उसे विश्वास नहीं हो रहा था। वह खड़ी होकर अपने पिता से बात करने जाती है। अचानक वह बेहोश हो जाती है। सभी बच्चे रोने लगते हैं। चंद्रिका के माता पिता दौड़कर आते हैं। उसके पिता डॉक्टर को फोन करते हैं। चंद्रिका को जब होश आता है तो वह अपने पिता से कहती है, मुझे अर्जुन से मिलने जाना है। उसके पिता कहते हैं, तुम्हें क्या लगता है अर्जुन तुम्हारी राह देख रहा होगा? पता नहीं अब वो किस नदी के किनारे पहुंच गया होगा। यह बात सुनकर चंद्रिका का दिल और भी टूट जाता है। चंद्रिका के पिता को लग रहा था अब उन्होंने उसे लड़के को चंद्रिका की जिंदगी से निकाल दिया है। अब चंद्रिका अपने जीवन में बहुत खुश रहेगी। लेकिन उसके पिता गलत थे। अर्जुन के जाने के बाद चंद्रिका की हालत दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही थी। उसकी जिंदगी अब रुक गई थी। जिस बच्चों को वह पढ़ाती थी उनसे वह बात तक नहीं कर रही थी। वह अपने माता पिता से भी बात नहीं कर रही थी। चंद्रिका अपने माता पिता को जैसे भूल ही गई थी। उसके पिता सोच रहे थे कि शायद अर्जुन की मौत के साथ हमने अपनी बेटी को भी खो दिया है। उसके पिता को एहसास हुआ कि इस बार वह गलत है। वह अपनी पत्नी से कहते हैं कि मैंने जो गुनाह किया है उसकी कल मैं अपनी बेटी से माफी मांग लूंगा। चंद्रिका के पिता अंदर ही अंदर चिंतित थे। सुबह हो जाती है। चंद्रिका के माता पिता कमरे में उससे माफी मांगने जाते हैं। चंद्रिका की मां चंद्रिका को उठाती है। उठ जाओ चंद्रिका, सुबह हो गई है। चंद्रिका कोई जवाब नहीं दे रही थी। उसकी आंखें बंद थी। चंद्रिका की मां को उसकी चिंता हो रही थी। उसके पिता डॉक्टर को फोन करते हैं। डॉक्टर चंद्रिका को चेक अप करके बताते हैं, इनकी सांसें नहीं चल रही है। यह अब इस दुनिया में नहीं है। चंद्रिका की मां जोर जोर से रोने लग जाती है। उसके पिता अपने आप को चंद्रिका की हत्या के गुनहगार मान रहे थे। जो कर्मचारी उनके घर में काम कर रहे थे वह भी काफी सदमे में थे। उन्हें भी अपनी गलती पर पछतावा था। जिस बच्चों को चंद्रिका पढ़ाती थी वह बच्चे भी अपनी चंद्रिका दीदी को बहुत याद कर रहे थे। चंद्रिका के माता पिता हमेशा के लिए इस हवेली को छोड़कर चले गए थे। जो कर्मचारी घर में काम करते थे उन्होंने भी अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया था। बूढ़ी औरत उन्हें बताती हैं। यह थी अर्जुन और चंद्रिका की कहानी। सभी लोग अर्जुन और चंद्रिका की कहानी सुनकर रो रहे थे। चंद्रिका की आत्मा की शांति के लिए बाबा ने एक जल का छिड़काव कर दिया था जिससे उसकी आत्मा को मुक्ति मिल गई थी। सुहानी को भी होश आ गया था। इस तरह हवेली में ना ही किसी प्रकार रोने की आवाजें आती थी और ना ही हवेली में आने के लिए अब कोई डरता था। शांति देवी के परिवार में अब सब कुछ ठीक था। वह अपना जीवन शांति से व्यतीत कर रहे थे।